नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता नितिन भसीन से। नितिन भसीन का जन्म दिल्ली में हुआ था। स्कूल के समय से ही नितिन को एक्टिंग करने का शौक था और इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए नितिन ने रंगमंच करना शुरू किया और लगातार कई सालों तक रंगमंच किया। फिर मुंबई का रुख किया और फिल्म खोसला का घोंसला में छोटा लेकिन अहम किरदार निभाया। उसके बाद नितिन ने फिल्म सात उचक्के में मनोज वाजपेयी के साथ एक उचक्के का किरदार निभाया और इस फिल्म से नितिन ने एक्टिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद नितिन ने फिल्म बिग बुल में मिनिस्टर के पीए का किरदार निभाया और अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म में दमदार अदाकारी की। तो वहीं फिल्मों के साथ वेब सीरीज तांडव में सैफ अली खान के साथ अहम भूमिका निभाई है। नितिन भसीन ने टीवी सीरियल कुर्बान हुआ में अभिनय किया है और अभी चल रहे टीवी धारावाहिक घर एक मंदिर में नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। तो नितिन भसीन ने कई ब्रांड के लिए एड फिल्मों में भी काम किया है। तो आज हम बातें सितारों की में रूबरू होंगे नितिन भसीन से और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता नितिन भसीन। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नितिन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, तो लगता है कि हमारी आवाज नितिन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे जल्दी कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे और उनकी आवाज हमारे तक पहुंचे। तो मैं नितिन के बारे में बात कर रहा था कि नितिन भसीन का जन्म दिल्ली में हुआ था और स्कूल कॉलेज से इनको एक्टिंग का शौक था और इसी एक्टिंग के शौक को परवान चढ़ाने के लिए नितिन भसीन ने रंगमंच की शुरुआत की। कई सालों तक रंगमंच किया, फिर मुंबई का रुख किया। मुंबई में एक छोटा सा अहम किरदार निभाया फिल्म खोसला के घोंसला में। नितिन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नितिन जी, चलिए, लगता अभी भी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही वो हमारे साथ जुड़े। और जो इनकी खास फिल्म थी सात उचक्के, इस फिल्म में इन्होंने एक उचक्के, जो सात थे उनमें से एक उचक्के का किरदार निभाया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक किरदार था। इसमें चाबी वाले बने थे ये। इनके हाथ में ऐसा जादू था कि तरह तरह के ताले ये चुटकी बजाते हुए खोल लिया करते थे। और जिस तरह की फिल्म थी, उस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग वाकया था। सब के सब उचक्के खजाने की खोज में लगे रहते हैं और एक एक करके मिलते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं कि कैसे उस खजाने को हम ढूंढें। और उसी में एक इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था। इस किरदार का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं आगे चल के बताऊंगा इस किरदार का नाम क्या था और सुनेंगे आप तो आपको जरूर हंसी आएगी। और इस फिल्म से सात उचक्के में जो किरदार निभाया था नितिन भसीन ने, उससे एक अलग पहचान मिली नितिन भसीन को। उसके बाद फिर लगातार एक के बाद एक बेहतर काम करते गए। वेब सीरीज में तांडव में सैफ अली खान के साथ इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो वहीं जो फिल्म आई थी बिग बुल, जिसमें अभिषेक बच्चन की यह फिल्म थी, इसमें इन्होंने मिनिस्टर के पीए का किरदार निभाया था और अभिषेक बच्चन के साथ दमदार अदाकारी की थी। तो आपको ये बता दें कि नितिन ने वेब सीरीज भी की है, फिल्में भी की हैं, कई सीरियल में काम भी किया है। अभी एक सीरियल हाल ही में चल रहा है, उस सीरियल का नाम है घर एक मंदिर। इसमें नितिन ने एक नेगेटिव किरदार निभाया है। तो सभी तरह के किरदार निभाए हैं नितिन ने। कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी किया है, पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है। तांडव में पुलिस इंस्पेक्टर बने थे सैफ अली खान के साथ, दबंग इंस्पेक्टर बने थे। और इसमें जिस तरह का रोल था, इसमें अक्सर ये स्टूडेंट्स की पिटाई किया करते थे इस रोल में। और लगातार इनका अभिनय का सफर जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिसमें तरह तरह के किरदार इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है मुंबई में अपने आप में एक वहां पर स्टेबल होना, एक अलग पहचान बनाना। लेकिन इस मुश्किल हालातों से जूझते हुए नितिन भसीन ने आज ये मुकाम हासिल किया है कि उनकी एक अलग पहचान बनी है फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में। क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक का सफर इनके लिए बड़ा ही कठिन था। आपको यह भी बता दें कि कई बार मुंबई आना जाना हुआ नितिन का, लेकिन जब नितिन मुंबई गए तो वहां पर तमाम तरह की परेशानी आती। सबसे ज्यादा जो परेशानी कलाकारों को वहां पर आती, वो आती है आर्थिक रूप से परेशानी आती है, फाइनेंशियल परेशानी आती है। और इसी के चलते कई बार नितिन को वापस दिल्ली भी आना पड़ा। लेकिन नितिन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एक सपना था। वो चाहते थे कि एक्टिंग की दुनिया में एक नाम उनका बने और इसी वजह से बार बार
जो उनके साथ परेशानियां आती थी, फाइनेंस की परेशानियां आती थी, वो वापस दिल्ली आते थे, फिर पैसे इकट्ठे करके फिर वापस मुंबई जाते थे और वहां पर स्ट्रगल करते थे, तमाम प्रोडक्शन हाउस में जाकर मिलते थे, ऑडिशन देते थे और आज एक नए मुकाम उन्होंने हासिल किया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन भसीन। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, बहुत बहुत मैं और दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आपसे हम मुखातिब हो, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। नितिन जी, जी। सात उचक्के आपकी बेहतरीन फिल्म है, अक्सर दर्शकों ने उसको देखा भी होगा। बड़ी कॉमेडी फिल्म थी जिसमें मनोज वाजपेयी, के मैनन और बहुत सारे तमाम बड़े बड़े इसमें किरदार थे। इसमें सात उचक्के में से एक उचक्के का किरदार आपने निभाया था और उस कैरेक्टर का नाम मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि अगर उस कैरेक्टर का नाम मैं लूंगा तो मुझे हंसी आ जाएगी। तो वो कैरेक्टर का नाम आप ही को बताना होगा और आप ये भी बताएं कि इस फिल्म में आपको कैसे मौका मिला, कैसे इसमें आपको ब्रेक मिला। जी जी जरूर जरूर। कैरेक्टर का नाम जब पहली बार मैंने खुद पढ़ा था तो मुझे भी बहुत हंसी आई थी, जी, बल्कि हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की हाँ, तो खुद बिलीव होना शुरू हो गया कैरेक्टर्स पे। ये जर्नी आपको शुरू से शेयर करता हूँ मैं आपके साथ कि हुआ यूँ था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, बॉम्बे से उनका फोन आया था कि आप एक मेल भेज दीजिए, उसमें अपनी पिक्चर्स और डिटेल्स भेज दीजिए। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, हम लोग एक्टर्स मेल भेज देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, कभी किसी के रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं तो हमें कॉल आ जाता है, तो हम टेक्स्ट बना के भेज देते हैं। हाँ, या ऑडिशन के लिए बुलाते हैं तो हम ऑडिशन के लिए चले जाते हैं। तो इस बात को मतलब भेजे हुए भूल गया मैं, फिर बॉम्बे चला गया था। 2004 जनवरी की बात है, शुरू में 1-2 जनवरी की बात है, मुझे कॉल आई कि सर आपने ऐसे ऐसे मेल भेजा था। मैंने कहा हाँ जी भेजा था। कह रहे वो सर मेल ना एम्प्टी है, उसमें कुछ पिक्चर्स अटैच नहीं आई है, अटैचमेंट नहीं आई है। मैंने कहा वो ऐसे कैसे हो गया, तो आप क्या करें? तो उन्होंने कहा आप दोबारा से एक मेल भेज दो और उसमें फिर से आप पिक्चर्स अटैच करके भेज। तो सर तब तक मुझे मालूम नहीं था कि विल गोइंग टू बी सात उचक्के ऑडिशन। तो मैंने उसमें दोबारा से अपनी फोटोज अटैच करके मेल भेज दिया और 1-2 दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऑडिशन है इसका दिल्ली में, फरवरी के आसपास वो लोग कह रहे थे रखेंगे, फरवरी 10 के आसपास। तो 2012 की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं वहाँ आऊंगा तो वेल कम डाउन टू द ऑडिशन। तो बहरहाल मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में अब ये हुआ कि 10 की जगह उनका ऑडिशन हो गया 14 को, और 14 को मैं शूटिंग कर रहा था। तो फिर ये बात हुई कि चलिए फिर कभी देख लेंगे, अब आज तो मुश्किल है, मुश्किल है। तो अचानक मेरे को लंच के आसपास ब्रेक मिला और ऑडिशन जो प्लेस था वो भी पास ही था वहां से। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की, मैंने कहा कि मैं जाके फटाफट आ जाता हूँ ऑडिशन देके और आप मुझे कॉल कर दीजिए अगर बात जल्दी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो सर मैं वहाँ पहुंच गया ऑडिशन देने। वहाँ पे मैंने उनको बताया कि ऐसे मैं शूट से आया। मैंने कहा ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लें। मैंने सर स्क्रिप्ट देखी। स्क्रिप्ट मेरे को था एक चाबी बनाने वाले का, जैसा कि आपने देखा है, जो मैंने प्ले भी किया बाद में। लेकिन उस वक्त मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार दिल्ली में इतने साल हो गए काम करते, यहाँ पर अगर थोड़ा सा कोई रूरल बैकग्राउंड का भी प्रोग्राम होता है मुझे लोग कंसिडर नहीं करते थे। क्या फेज वाला शहर ही है, यहाँ पर अर्बन लगते हो। मैंने कहा ये मुझे पुरानी दिल्ली का चाबी ताला बनाने वाला बता रहा है। फिर भी अपने कर्म तो करना ही है सर। शुरू से ही राय ऑडिशन में जाते हैं तो अपने जो भी करके तो सर मैंने जल्दी से उसको बड़ा मन में थोड़ा कंसीव किया। बचपन से, क्योंकि पुरानी दिल्ली के पास का ही रहने वाला हूँ मैं, दिल्ली में करोड़ का। तो जो गैदर कर सकता था सारी चीजें रिकॉल करी, ऑब्जर्वेशन सारी बात करी, थोड़ी लैंग्वेज का टच वहां से पकड़ा, पुरानी दिल्ली का एक खास लहजा है बात करने का, वो लहजा पकड़ा और ऑडिशन दे दिया सर। ऑडिशन देके वापस अपने शूट पे आ गया, शूट रिज्यूम कर दिया और बस बात आई गई। तो बस वहां से कहानी हुई। फिर इनका 2 दिन बाद कॉल आया, रिकी सिदाना सर कर रहे थे, उनका स्वागत। तो ऐसे कि डायरेक्टर आ रहे हैं और डायरेक्टर एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। तो चलिए वो भी कर लेंगे। हमारे साथ तो अक्सर शॉर्टलिस्ट तक ये मामला पहुंचता है, उससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं, इन टाइम पे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो खैर इसमें चीजें पकी सर, डायरेक्टर सर से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बताया कि हम कुछ और अच्छे बड़े रोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं आपको। तो कुल मिला के इट हैपेंड। बिल्कुल। तो इस तरह से आपका इसमें फिल्म में जुड़ना हुआ, लेकिन कभी डायरेक्टर या राइटर से आपने पूछा
कि भाई इस कैरेक्टर का नाम आपने ऐसा क्यों रखा, और आपने अभी तक हमारे दर्शकों को बताया नहीं कैरेक्टर का नाम क्या था आपका, और क्या पीछे उनकी मंशा थी राइटर और डायरेक्टर की इस कैरेक्टर का नाम इस तरह से रखने का? कभी पूछा आपने उनसे? जी जी, अक्सर बात होती थी। हाँ एक्चुअली इसमें जो राइटर डायरेक्टर इस फिल्म के हैं, उनका ताल्लुक भी पुरानी दिल्ली से रहा है। हाँ। तो इस तरह का, पहले मैं आपको नाम बताता हूँ, कैरेक्टर का नाम उसमें था हग्गू। मैंने वही कहा था कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे हंसी आ जाएगी, तो राइटर जी, डायरेक्टर से आपने कभी पूछा भाई इस कैरेक्टर का नाम ऐसा क्यों रख दिया आपने? नहीं वो उन्होंने रखा नहीं है सर, वो हाँ। नेचुरली है उनके पास। अच्छा। ये पुरानी दिल्ली में ना कुछ नेचुरली आती है, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो वहाँ पे जो छोटे से बड़ा होता है ना, हाँ। तो वो नाम पड़ जाते हैं वहाँ पे। ओके। हाँ वो मतलब कभी कहीं ना कहीं जरूर मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छा, उन्होंने इस सुना तरह होगा। के नाम मतलब जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली की गलियों में अक्सर मिल जाएंगे। जी जी, पुरानी दिल्ली में तो आप घूम के देखिए, आपको इससे भी बहुत क्रिएटिव नाम मिलेंगे। अच्छा। अच्छा, ये बताइए इस फिल्म में तमाम तरह के बड़े कलाकार थे, मनोज वाजपेयी, के मेनन, विजय राज, अपार शक्ति खुराना, अदिति शर्मा, तो इनके साथ किस तरह से शूटिंग आपकी होती थी? क्या कुछ मस्ती भी होती थी क्योंकि पूरी फिल्म कॉमेडी थी, और क्या कुछ बातें होती थी मनोज वाजपेयी से, के मेनन से, क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती थी, बताएं जरा शूटिंग के समय। सर मनोज वाजपेयी जिस एक्टर के साथ काम करना बहुत बड़ा सौभाग्य था कभी। हाँ। और उसमें साथ में विजय राज सर, के मेनन सर, अनु कपूर जी, और भी बहुत सब अच्छे अच्छे एक्टर्स, अदिति जी। तो पहली बार तो जब ऐसा लगा कि मनोज वाजपेयी और इरफान सर, हम जो हम एक्टर्स होते हैं, फिल्मिंग एक्टर्स, हमारे लिए भगवान की तरह है। तो ऐसा लगा कि यार मनोज सर के साथ काम करना है, कमाल हो गया, विश्वास ही नहीं हो रहा था सर। तो जब पहली बार उनसे मुलाकात करनी थी, पहली बार डायरेक्टर ने मिलने के लिए बुलाया था होटल में, दिल्ली में, 5 स्टार होटल में, तो मैंने अपने छोटे भाई से रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज आप मेरे साथ चलो, गाड़ी मेरे से नहीं चलेगी आज, हाँ। मनोज सर से मिलने जा रहा हूँ, तो हम नॉट नॉर्मल। मैं बहुत नर्वस था। तो बड़े भाई और मेरा बड़ा छोटा भाई वो ग्रेसियस इनफ, उसने गाइड किया मुझे वहां तक। तो मुझे ये था कि मनोज सर हैं, एक बार उनसे मुलाकात होगी, वो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट देंगे, बाद अपन आ जाएंगे वापस मिलके। तो सर वहाँ प्रोडक्शन वाले उनके रूम तक लेके गए, दरवाजा खुला, सामने मनोज सर बैठे हुए, साथ में डायरेक्टर साहब बैठे हुए, मुड़ के दिखा, तो प्रोडक्शन वाले पीछे गए, आई वाज ऑन माय ओन। तो मैं कमरे में आया, नमस्ते नमस्ते जी, सलाम किया, और हमारी सर उसी टाइम फिर रेडी शुरू हो गई फिल्म के लिए। मेरा छोटा भाई नीचे रिसेप्शन में वेट कर रहा था, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पूरी रीडिंग होती रही, फिर आईटी हुई, आधी स्क्रिप्ट हमने उस दिन पढ़ दी थी फिल्म से पहले भी। अच्छा, मतलब तो आप वो अक्सर कहते हैं ना कि तुम बस 2 मिनट वेट करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो वैसी हो गया, आपके भाई इंतजार करते रह गए और आपने घंटों गुजार दिए तो उनके 5 साथ। मिनट हो गए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए। अच्छा, तो ये 5 फिल्म, बजे रह जी गए और 9 बजे मैं सीधा था वहां से। बिल्कुल, तो मुलाकात तो आपकी बहुत अच्छी थी मनोज वाजपेयी के साथ, तमाम एक्टर के साथ। इस फिल्म के डायलॉग भी बड़े इंटरेस्टिंग है, तो कोई डायलॉग हम आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे डबल मीनिंग वर्ड भी हैं, तो प्लीज आप उसको स्किप कर दीजिएगा। अरे सर वो कहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसी के लिए बोला गया था वहां पे, क्योंकि वो फ्लेवर और वो कैरेक्टर जी। चाहिए थी, उस कैरेक्टर की तो वो जीनी जरूरी थी। हाँ। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैंने वो किया, उसमें ऐसा कुछ मुझे रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे न्यूज चैनल को सब जगह तो एडिट करना जरूरी है। मेरा पहला सीन था सर उसमें, हाँ। जिसमें एक लेडी अपनी बिटिया के साथ चाबी बनवाने आती है। हाँ। तो वो मुझसे कहती है कि बड़े पुराने जमाने का ताला है हग्गू, ध्यान से खोलना। तो हग्गू कहता है अरे चिंता मत कीजिए आप, बड़े मियाँ को मालूम नहीं है, इनकी गर्दन हग्गू के हाथ में फंसी है। और ये करते करते ताला खुल जाता है। अच्छा। तो मैं बिटिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता हूँ लीजिए, बन गई आपके ताले की चाबी। तो वो लेडी नोटिस करती है कि ये फ्लर्ट कर रहा है, तो ताला खींचती है मेरे हाथ से और वो कहती है अच्छा ठीक है, बता दिए कितने पैसे हुए, भेज दूंगी मैं। तो मैं उनको तुमसे पैसे क्या लेने भाभी, किसी दिन घर बुला के चाय पिला देना बस। तो वो फटाक से झाड़ते हुए जी। और एकदम खाली जूते में निकल जाती है। इधर से मनोज सर आते हैं, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही रंगीन मिजाज आपका ये डायलॉग भी था और कैरेक्टर भी था, और मैंने कहा ना जी, जितने बार मैं आपके इस कैरेक्टर का नाम सुनता हूँ मुझे हंसी आती है। अच्छा, इस फिल्म में एक
एक इंटरेस्टिंग वाक्य और हुआ था कि आपका पेट खराब था और मनोज वाजपेयी साहब ने एक स्वादिष्ट खाना बाहर से ऑर्डर किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, आप खा पाए कि नहीं खा पाए आप? आपने रिसर्च बड़ी तगड़ी कर रखी है। जी। हाँ, वो तो कमाल हो गया। आज आपने याद दिलाया तो मेरे को भी बहुत हंसी आ रही है। हाँ। अब मुझे लगा कि मैं ना थोड़ा सा टेस्ट बड्स मेरे बड़े जल्दी जाग जाते हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं खाता हूँ, पर टेस्टी चीज छोड़ता नहीं हूँ। खाने का शौकीन नहीं है। अब हुआ तो ये सर कोइंसिडेंस समझ लीजिए, या समझ लीजिए मेरे साथ किसी ऊपर वाले में उस दिन नाराज था, मेरा पेट नासाज था, और उसी दिन मनोज सर ने पुरानी दिल्ली के एक बहुत मशहूर जगह से नॉनवेज मंगाया, और सर कोई जबान की कमजोरी, तो जैसे ही खाना सामने आया वो पेट का खराब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा। और हम लग गए खेलने में। तो मतलब स्वादिष्ट खाने की खुशबू जैसे नाक में गई, आपका पेट ठीक हो गया और आपने पेल के खाया आपने। अच्छा, पेट मतलब लोग दवाई से ठीक होता है, यहाँ पे और ज्यादा खाने से ठीक हो जाता है। बिल्कुल, कहते ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो अगर पेट खराब हुआ है तो उसको इतना पेल के खा लो कि पेट खराब होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। मनोज सर ने बड़े दिल से मंगवाया था सर खाने के लिए। जी जी। और उसके बाद मनोज वाजपेयी जी बड़े दिल से मुझे देख रहे थे खाते हुए, उनका पेट मेरे को देख के भर गया था। अच्छा, उसके बाद ठीक तो था ना कि बाथरूम में बार बार आना जाना तो नहीं हुआ आपका? वो मेरे ख्याल से इसी वजह से खराब हुआ था कि 3-4 दिन से नॉनवेज नहीं खाया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक जो सबसे पहली फिल्म जो आपने की थी वो थी खोसला का घोंसला। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था कि जब आपने फिल्म की थी, फिर आपको चेक मिला, फिर आप बैंक गए इस चेक को भुनाने, तो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा आपने चेक लिया कि नहीं लिया, और फिर आपने जो जिसने भी चेक दिया था आपने उससे शिकायत की कि नहीं की? सर कमाल की डिटेल्स हैं आपके पास। हाँ, और ये भी इंटरेस्टिंग चीज है दर्शकों के लिए कि ऐसा है कि फिल्मों से जो कभी कभी चेक मिलते हैं तो बाउंस हो जाते हैं भाई हैं। तो इसलिए अगर कोई एक्टर बनने की सोच रहा है तो सोच समझ के इस फील्ड में जाए, क्योंकि चेक बाउंस भी हो जाते हैं। नहीं, चेक तो बहुत बाउंस होते हैं, बाउंस भी हो जाते हैं, बहुत बाउंस होते हैं। आपके साथ क्या हुआ, फिर आपने क्या किया? जी जी मैं बता दूं सर, थिएटर का दौर था वो, थिएटर करते थे, तो उस वक्त किसी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से कॉल आना और वहाँ पे आपको क्या कहा जाना कि भैया हमारी कास्टिंग तो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, लेकिन एक मिनट बचा है और वो ऐसे ऐसे है और वो आप करेंगे। तो दैट वाज लाइक सोने पे सुहागा। हाँ भैया, कैमरा फिक्स करने को मिल रहा, फिल्म का पहली बार नहीं करेंगे, क्योंकि थिएटर में ये कहता कोई भी रोज छोटा बड़ा नहीं होता। तो सर वो हाँ कर दी, और वो कुछ किस्मती से मेरे घर के पास ही शूट था, लिबर्टी सिनेमा के पास। वहां पे मैं शूट पे गया, पहला सीन था वो बिल्कुल शूट पे, बेसिकली वो क्राउड में लीड किया था मैंने, आप समझ लीजिए घर के बाद भीड़ लगी होती है तो उसमें लाइन 3-4 लाइनें मतलब शुरू में आदमी बोलता है तो वो मैं, उसके बाद कैमरा घूम जाता है और सीधा एल्बम के ऊपर जाता है। तो वो कर लिया सर, बड़ी खुश की चलो जी पहली बार कैमरा फिक्स किया फिल्म का। उस टाइम मुझे याद है 3,000 रुपए का चेक मिला था वहाँ, कुछ दिन बाद, मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद। बड़ी खुशी आए, और उस टाइम पैसे होते भी नहीं थे सर, थिएटर करते थे। तो उसने वो चेक अपने अकाउंट में डाला तो चलो कुछ पैसे आएंगे तो थोड़े दोस्तों से पार्टी वार्टी दे देंगे, नवाब को दे देंगे जी, पहली कमाई है फिल्म से। तो सर वो चेक बाउंस हो गया, और वो आज तक बाउंस चेक मेरे पास है। अच्छा, आपने संभाल के रखा हुआ है, कहीं फ्रेम तो नहीं करवा के रखा आपने उसको? हाँ, मुंबई में अभी तक घर खरीद नहीं पाया हूँ। अच्छा, जिस दिन किसी ने घर खरीद लिया तो वो बाकायदा फ्रेम हो गया सर, लगेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब वो बाउंस चेक भी यादगार हो गया, और जितनी कीमत का वो चेक होगा मुझे लगता है उससे ज्यादा उसकी यादें कीमती भरे हो चुकी होंगी वो। अच्छा, पहली कमाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नितिन जी, आपने पंजाबी सीरियल भी किया आपने, और पंजाबी भी हैं आप, तो हम चाहेंगे कुछ हिंदी डायलॉग अगर आप पंजाबी में आप बोलें तो हमारे दर्शकों को आनंद आ जाएगा। तो कुछ जैसे कि शाहरुख खान का फेमस डायलॉग कि सेनोरिटा बड़े बड़े देश में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, परेशानियां होती रहती हैं, जो भी उसका डायलॉग था। और डॉन का जो सबसे बड़ा फेमस डायलॉग है डॉन का कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डायलॉग हैं उनके। हाँ, लेकिन मैं पंजाबी जो भी मेरी माँ बोली है। हाँ, तो मैं चाहूंगा जो बड़े फेमस डायलॉग है उसका पंजाबी में आप बोले तो बड़ा मजा आएगा। सर पंजाबी में मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फिर आप यही सुना दीजिए। मेरी जो मातृभाषा पंजाबी है तो मैं जरूर चाहूंगा उसमें सुनाना। जी जी। तो लेकिन हाँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोग तानसेन होते हैं, और मैं तानसेन। ओके, ज्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बड़े फिल्म मेकर रहे हैं
वो लोग भी तानसे में है, क्या तानसे में है ना रहे। मैं आपको अपनी पंजाबी में जो लाइनें सुनाता हूँ। प्लीज। कोई लंबी चौड़ी गल नहीं बस, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं बस, यही कहना चाहना हाँ, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं बस यही कहना चाहना हाँ, तेरे अच्छा में हथ देके इस दुनिया तो दूर रहना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। लेकिन भसन जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको जरूर पूरा कीजिए कि जो डॉन का जो डायलॉग है कि डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना आसान नहीं, मुमकिन है। तो इसको जरा आप पंजाबी स्टाइल में बोलिए तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ प्लीज, देखना चाहते हैं कि डॉन पंजाबी में कैसे गल करता है। डॉन नू 11 मुल्कों की पुलिस लभ रही है, पर डॉन नू लभना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह, मुझे लगता है कभी पंजाबी में डॉन बनेगी तो डॉन आप जरूर फाइनल आप अभी से। बहुत खूबसूरत, बहुत। एक देखिए, एक इस डॉन को हमने जो डायलॉग है इसका कितने बार सुना है हमने, लेकिन आज पंजाबी में सुन के आनंद आ गया, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया। अच्छा, जब शुरुआत में जब आप रंगमंच कर रहे थे और कुछ छोटे छोटे आपने काम किए थे, तो उस वक्त आपके रिश्तेदार बड़े ताने मारते थे आपको, आपके दोस्त ताने मारते थे, तो क्यों ताने मारते थे और क्या कुछ कहते थे वो आपसे? अरे सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अगर वो लोग नहीं उस टाइम पे ताने मारते या ऐसे बोलते तो आज शायद मैं नहीं थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री में सफल हुआ था या एज एन एक्टर मार्क बना पाया। क्योंकि जवाब देना होता है ना, जब वापस पता है शाम को घर आना है और आके बाहर पुराने बचपन के 2-4 दोस्त मिलते हैं, वो पूछते हैं हाँ भाई कौन सी फिल्म आ रही है। अब उनको कैसे समझाऊं कि मैं तो थिएटर कर रहा हूँ भाई, जब कुछ सीखूंगा, जब कुछ थिएटर कर लूंगा कुछ साल, फिर मैं ट्राई करूंगा टेलीविजन में या फिल्म में। लेकिन वो दैट वाज मेकिंग सर, वो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने उस टाइम मुझे चाहे सामने नहीं इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से ऐसा एहसास कराया कि नहीं बहुत मुझे प्रूव करना है मुझे। तो मतलब वो जो ताने थे, उस ताने से आप मोटिवेट होते थे और कहीं ना कहीं आपने कहा कि मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो जिस मुकाम में आज मैं हूँ, वो मुकाम उनके ताने से मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर होके, मोटिवेट होके मैंने लगातार बेहतर काम किया। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अब क्या होता है उनका रिएक्शन, जब आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, आपको टीवी में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, अब क्या होता है इनका रिएक्शन? सर ऐसा होता है कि अब उनके बच्चे पहले आके बता देते हैं कि आज हम देख रहे थे, हाँ पापा भी थे, मम्मी भी थे, सब देख रहे थे, आपका बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो मिलते हैं तो शायद पापा थोड़े घेरते हैं भी कभी कभी जिक्र करने में, हाँ वो अभी भी सामने बोलने में थोड़ा सा उनको लगता है, लेकिन हाँ निकल जाता है फिर मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूँ कि अपने टाइम निकाला देखा और अपने बच्चों को भी दिखाइए और आपकी मेरे को सामने की जरूरत है जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग इस तरह से ताने मारते हैं जिंदगी में, उनका भी होना जरूरी है, क्योंकि वही हमको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि आप पहले कॉलेज के समय में आप लव मैरिज करना चाहते थे, आप नहीं बोलूंगा पिछली आपकी बात से, हाँ, कि अपनों को आजमाना शुरू कर दो, अपनों को आजमाना शुरू कर दो, दुश्मनों से प्यार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सही लाइन कही आपने। अच्छा, समय कम है, इसका भी हम जवाब जानना चाहेंगे कि आप कॉलेज के समय में लव मैरिज करना चाहते थे लेकिन आपकी अरेंज मैरिज हुई, आखिर ऐसा क्यों भाई? क्या आपने कोशिश नहीं की लव मैरिज के लिए, या फिर कोशिश तो की थी लेकिन दिल टूट गया आपका? सर आप ना मतलब आपका प्रोग्राम बन जाएगा पर मेरा तलाक हो जाएगा। अरे नहीं, क्योंकि बातें राज इतिहास रहे और राज रहे वही अच्छा रहती है। लेकिन हाँ बात आपकी सही है जी। वो बचपना था कि मैं कहता था कि यार आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप कैसे नहीं मैरिज कर सकते हो जी। कम से कम पहले जाना पहचानना तो जरूरी है, कुछ साल एक दूसरे को जाना पहचानो, बिल्कुल। शादी। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी अरेंज मैरिज करवाई, हाँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, आई एम वेरी हैप्पी विद माय फैमिली। मेरी जॉइंट फैमिली है, हाँ। मेरा वाइफ है, मेरी माँ है, साथ में बच्चे भी हैं। चलिए नितिन जी, समय बहुत कम है, नहीं तो आपसे और बातचीत करते हैं। एक लाइन ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर भाभी जी कोई सवाल करे आपसे आपकी पुरानी जिंदगी के बारे में तो उनको एक कैंडल लाइट डिनर पे आप ले जाइएगा, सब मामला सेट हो जाएगा। नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए समय निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता नितिन भसीन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।